सीकर के अंदर एक नए सामंत बने थे, राव राजा कल्याण सिंह। 1922 ईस्वी के आसपास की बात है। राव राजा कल्याण सिंह यहां पर नए सामंत बने थे। उनके टाइम में यह आंदोलन यहां पर शुरू होता है। कहते हैं कि उनके टाइम में टैक्स वगैरह बढ़ा दिए गए थे। 1922 नीचे लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी। टैक्स बढ़ाए गए तो आंदोलन शुरू किया गया, और आंदोलन किया किसानों ने। तो कहा गया कि भाई टैक्स इसलिए बढ़ा दिए गए कि एक तो जो पिछले सामंत थे उनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु भोज में ठिकाने का खर्चा हुआ है। नया सामंत बना तो तलवार बंधाई कान जो कार्यक्रम किया गया उसके अंदर उनका खर्चा हुआ है, तो इस बार थोड़ा सा टैक्स ज्यादा दो, आगे से टैक्स वगैरह कम कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में भी वो टैक्स बंद नहीं किया गया। टैक्स बंद नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाना स्वाभाविक सी बात थी। तो कब हुआ था वो थोड़ा सा याद रख लेना कि 1922 के अंदर आंदोलन सीकर के अंदर शुरू हुआ था। राव राजा कल्याण सिंह की जो तख्त नशीनी थी उसके बाद में ये सब किया गया था। कारण नॉर्मल वही कारण जी। अब कारण में तो आंख बंद करके टिप्पे मारोगे ना तो भी सही हो जाएगा। ये मैं बार बार बस पढ़ा ही रहा हूं अलग फॉर्मेलिटी करने के लिए, बाकी एक जैसी चीजें हैं, आप देख लो ले देखे। और ये घुमा फिरा के सब में लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों से संबंधित बात होगी तो लैंड रेवेन्यू पे बात आएगी। अब लैंड रेवेन्यू कम होगा तो किसान आंदोलन करेंगे या ज्यादा होगा तो किसान आंदोलन करेंगे। आप कहोगे सर ठीक मजाक करते हो, ज्यादा होगा तभी होगा आंदोलन, तो कम होने पे तो क्यों आंदोलन किया जा सकता है। तो मैं ये लिख दूंगा भू राजस्व अधिक था, लैंड रेवेन्यू हाई था, और अकाल वगैरह के टाइम में छूट मिलती रहेगी तो किसान आंदोलन करेंगे, या कोई छूट नहीं देगा तो किसान आंदोलन करेंगे। कोई छूट नहीं मिलेगी। मैंने बताया था कि पहले अंग्रेजों के आने से पहले तक ये थोड़ा सिस्टम ठीक था कि जिस साल अकाल वगैरह पड़ जाया करता उस साल छूट वगैरह मिल जाया करती थी। तो अकाल के समय छूट नहीं, क्या अकाल के समय कोई भी आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, तो वो अपने आप के अंदर एक चीज होगी कि अकाल के टाइम में छूट नहीं मिलेगी। तो किसानों को लगता है यार मतलब यूं हम मरने के लिए थोड़ी है, कोई जिराफ की लंबी गर्दन काटने के लिए थोड़ी होती। तो अकाल के टाइम तो कम से कम छूट दे यार कोई आदमी, पर यहां पर भी छूट नहीं मिल रही थी। और लाटा कौन था, बिना देखे चिपकाया करो सबसे। और लोगों ने कहा काहे का लाटा कौन था, लाटा नहीं है लुटेरी है, लूटना है इसको, लाटा मत बोलो लूटना बोलो। कुंता अंदाजा लगाना, अंदाजा लगा के तो कोई कितना ही रेवेन्यू कहीं से ले सकता है। तो लाटा कुंता को भी लोगों ने तो लुटेरी व्यवस्था ही कहना शुरू कर दिया था। रॉबरी है अपने आप में, लूट है। किसान कह रहे थे कि भाई भूमि बंदोबस्त किया जाना चाहिए, लैंड सेटलमेंट करो, जमीनें नापो, हमारी जमीनें नाप के कहां पर कितना टैक्स लगाना है वो टैक्स वगैरह सही लगाया जाना चाहिए। तो कहा ठीक है जमीनें नाप देंगे। जमीन नापने के लिए जो इकाई होती है, जो मापक होता है, जरीब होती थी, जरीब। आप में से जिन जिन के पास भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा होगा तो प्रैक्टिकल में और आपने यूज लिया होगा जरीब, तो नापने वाली जो रस्सी होती है वो जरीब होती थी। पहले वो जरीब 165 फीट की हुआ करती थी। 165 फीट की एक जरीब मानते थे, तो जरीब से नापते भाई कितने जरीब होती। इस बार जब लैंड सेटलमेंट करवाया गया तो जरीब आधी कर दी गई, 82.5 फीट की जरीब कर दी गई कि एक जरीब का माप 82.5 फीट है। तो अब एक बिघे में जरीब ज्यादा हो जाती, या एक बीघा था वो मतलब वो जरीब ज्यादा बैठ जाती उसके अंदर। तो जब जरीब बढ़ी तो बिघों की संख्या बढ़ गई, बिघे ज्यादा हो गए। पहले जो एक जरीब मान लो 5 जरीब लगाते तो उसको कहते बीघा, तो अब वो 5 जरीब का बीघा माना जा रहा है, पर जरीब की संख्या बढ़ रही है अपने आप में। जरीब की संख्या बढ़ रही है तो बिघों की संख्या बढ़ रही, तो बिघों की संख्या बढ़ गई। तो कहा कि बिघों के ऊपर भी एक कर लिया जाता था कि भाई जितने बिघे होंगे उन पे एक कर और दो। इजाफा नाम का एक नया कर लगाया। इजाफा का मतलब ये बढ़ोतरी, इजाफा कर दिया, प्रत्येक बीघा पे 2 आने और देने पड़ेंगे। और बीघे क्यों बढ़ गए, क्योंकि जरीब का आकार छोटा कर दिया गया, जरीब का आकार आधा ही कर दिया गया, नापने की इकाई का आकार आधा कर दिया गया, इसलिए बिघों की संख्या बढ़ गई। बिघों की संख्या बढ़ गई तो बिघों पे एक टैक्स और लगा दिया, इजाफा कर दिया गया, उस टैक्स का नाम इजाफा रख दिया। एक टैक्स और लिखा जकात। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, गौर करके सुनना। यदि किसान अपनी फसल बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, जकात। यदि किसान किसी दूसरी जगह से कोई आपके बीज या कोई फर्टिलाइजर वगैरह लेके आएगा और दूसरी एक जगह से दूसरी जगह उनको भी लेके आएगा, तब भी उस पर एक टैक्स लगेगा, जकात। खेती की चीज बेचने के लिए या खरीदने के लिए दूसरी जगह से जब लेके आते तब उन पे एक टैक्स लिया करते थे, जिसको जकात बोला करते थे, और ये जकात लगाने लगे। यदि आप जो फसलें जाके बाहर बेचोगे तब भी आप पे टैक्स लगेगा, फसल बोने के लिए उस समय कोई चीज चाहिए वो बाहर से लेके आओगे तब भी आप में टैक्स लगेगा, उस टैक्स को क्या बोलते थे, जकात।
प्लीज मैं फिर कह रहा हूं, सुन लेना। फसल एक जगह से दूसरी जगह बेचने जाओ या किसी एक जगह से आप उन्नत किस्म के बीज फर्टिलाइजर वगैरह लेके आओ, एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी ट्रांसफर होगा तो उस पर हम आपको एक टैक्स लगाएंगे, वो जकात है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मिडिवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहां एक जकात और आती है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला जो दान हुआ करता था उसको भी जकात कहा करते थे, वो एक जकात अलग हुआ करती थी। इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि जब आप ये जकात सुनोगे तब आपके कईयों के मन में आएगा कि मास्टर कितना झूठ बोल रहा है, कितना गलत सलत हमें पढ़ा रहा है, हम नहीं जानते जकात क्या होती। तब प्लीज आपके मन में वो जो भी ऐसे बुलबुले उठे उनको कहना कि कंट्रोल उदय कंट्रोल। जैनों का एक बहुत बेहतरीन सिद्धांत है शादवाद, एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तब और पढ़ोगे कि कोई भी वस्तु के बारे में कुछ भी बोलना जो होता है वो देश काल परिस्थितियों के अनुरूप होता है। इसलिए न तो कोई व्यक्ति इस दुनिया की समस्त वस्तुओं को जान सकता है तथा न ही वह एक वस्तु के समस्त गुणों को जान सकता है। इसलिए किसी को भी कभी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं इस विषय के बारे में पूर्णतः जानता हूं। ज्ञान देश काल और परिस्थितियों के सापेक्ष होता है। यहां की देश काल परिस्थिति शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ा रही है तो यहां पर जकात का मतलब यही माना जाए। जब मिडिवल पढ़ो तब तुम्हारे जकात का जो मतलब निकले वो निकाल लेना। पर क्या अधिकांश स्टूडेंट को ये थोड़ा पता होता है जकात के बारे में, और जो चीज पता होती है वो आदमी चाहता है कि मैं बता दूं, ये तो अभी के अभी ये मुझे पता है, कोई गलत कैसे बोल रहा है। तब आप सोचना कि नहीं, गलत नहीं बोल रहा, आदमियों कैमरे के सामने खड़ा होकर कह ही रहा है, इतनी आत्मा नहीं मरी, सही बता रहा होगा। तो आप वापस देख लेना भैया ना जकात वाली। फिर बेगार वाली बात हमने की थी। फिर जो भी लोकतंत्र सबको समानता के अधिकार देता है, बाकी किसी भी सिस्टम के अंदर इतने समानता के अधिकार नहीं मिलेंगे आपको। तो भाई हम कह देंगे भाई किसानों के साथ कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव हो रहा था कि उनको उतने अधिकार प्राप्त नहीं थे जितने शासक वर्ग को अधिकार प्राप्त थे। तो ये कुछ कारण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? भू राजस्व ज्यादा था, अकाल के समय में भी छूट नहीं दी जाती थी। एक इसमें और मैं बता दूं, हाँ ये लिखा हुआ ना, ये आपने बात करने भूल गए कि जो नॉन इरिगेशन लैंड हुआ करती थी, ऐसी भूमि जिस पर सिंचाई नहीं की जाती थी। एक तो वो जमीन जिसमें कुएं से, नहर से, नलकूप से, तालाब से, किसी ना किसी साधन से इरिगेशन की जाती है, सिंचाई की जाती है। एक अपने कहते हैं बारानी। बारानी मतलब जिसमें सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है। तो टैक्स सिंचाई वाली पे ज्यादा लगना चाहिए, बारानी वाली पे कम लगना चाहिए। स्वाभाविक बात है, सिंचाई वाली इरिगेटेड लैंड जो होगी उस पे फसल ज्यादा होगी, बारानी जो जमीन होगी उसके अंदर फसल कहीं ना कहीं कम होगी। तो ज्यादा होती है उधर टैक्स ज्यादा ले लो, कम होती है उधर रेट थोड़ी कम रख लो। पर इन्होंने कहा कि नहीं साहब, सिंचित भूमि के पास में यदि कोई असिंचित भूमि है तो उस पर तो उतना ही लगेगा जितना सिंचित में लगता है, भले ही तुम्हारी सिंचाई होती है भले ही नहीं होती। लाटा कुंता का मेरी बार बार बात बताई हुई है। जरीब का आकार बदल दिया गया था, इसलिए बिगों की संख्या बढ़ गई थी और प्रत्येक बिग्गे पे 2 आना का भूमि कर इजाफा और कर दिया गया था। जकात कर लगा दिया गया था, बेगार ली जाती थी, जाति भेदभाव हुआ करता था। किसान इन सबसे परेशान थे, उन्होंने आंदोलन कर दिया। ये हम कहां की बात पढ़ रहे हैं? सिक्कर की। कब आंदोलन हो रहा है? 1922 के अंदर आंदोलन हो रहा है। राजस्थान सेवा संघ आंदोलन कर रहा था। देखिए आप, लगातार चौथे दिन राजस्थान सेवा संघ है, बिजोलिया में राजस्थान सेवा संघ है, बेगू में राजस्थान सेवा संघ है, बूंदी के अंदर राजस्थान सेवा संघ है, अलवर वाले में भी अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान सेवा संघ है, भले वो अखबारों के माध्यम से आगे आ रहा है। यहां फिर राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हुआ करते थे रामनारायण चौधरी, और रामनारायण जी तो सिक्कर के थे। जब बंदा बाकी पूरे राजस्थान में घूम घूम के आंदोलन कर रहा है तो अपनी जगह तो करेगा। तो रामनारायण जी सिक्कर के बाणी हुआ करते थे, तो सेठ जी के पास और तो कोई काम था नहीं, सेठ जी घूम घूम के आंदोलन किया करते थे इधर उधर। इस बार सेठ जी एक बंदे को साथ और लिया है अपने, हरि ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचारी जी आपके भी और कोई काम लगा नहीं जिस प्रकार का नाम है आपका, तो आप भी आ जाओ साथ के अंदर। तो रामनारायण जी भाई आंदोलन शुरू कर देते हैं। रामनारायण जी बड़े नेता थे, उस समय तरुण राजस्थान के संपादक हुआ करते। वापस देखो सेम अखबार रिपीट हो रहे हैं इधर उधर। अब तो कम से कम आपके नाम याद हो जाने चाहिए इन अखबारों के, इन संगठनों के। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे उस टाइम वो, तरुण राजस्थान के संपादक थे।
अब एक आदमी अखबार चलाता है तो आपके आंदोलन को क्या बूस्ट दे सकता है? अखबार में लेख लिख सकता है। तो साहब अखबार में प्रचार प्रसार, कैंपेनिंग, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। दिल्ली के अखबार के अंदर खबर छपे, ये देखिए शासन किसानों की बात नहीं मान रहा है। आज भी अपने कहते हैं मीडिया के लिए, एक मीडिया है जो किसानों के पक्ष में है, एक मीडिया है जो सरकार के पक्ष में है। किसानों के पक्ष में मीडिया को आप देखोगे तो वो सरकार की सारी बातें झूठी बताएगा। वो कहेगा साहब ये सरकार तो बिक गई पूरी तरीके से, गवर्नमेंट बिक चुकी है। जो सरकार के पक्ष में आएगी वो कहेगा साहब किसान झूठे हैं, एकदम साफ साफ ही झूठे हैं। तो उस समय भी अब रामनारायण चौधरी जब आंदोलन के अंदर है तो वो तो अखबार के अंदर हमेशा आंदोलन की बातें ज्यादा उठाएंगे, तो किसानों को फायदा ही होता था इस वजह से भी। तो उन्होंने तरुण राजस्थान के अंदर अखबार में खूब सारी बातें छापनी शुरू कर दी, खूब सारी बातें छापनी शुरू की। सीकर वालों को पता चला, सामंत को पता चला। सामंत ने कहा कि रामनारायण जी आप और आपका अखबार दोनों सीकर में दिख गए ना तो ठीक नहीं रहेगी, देख लेना। तो रामनारायण जी का भी सीकर में आना बैन कर दिया गया था और तरुण राजस्थान पेपर जो है इसका भी सीकर में बैन कर दिया गया था। चौधरी साहब ने कहा कोई बात नहीं, सीकर में बैन कराओगे, अपनी मार लंबी है वैसा, अपनी दोस्ती लंदन में। और इन्होंने लंदन का एक अखबार था डेली हेराल्ड, इस डेली हेराल्ड अखबार के अंदर लेख लिखवा दिए थे रामनारायण जी ने कि यार इसमें हमारे पक्ष में लेख लिखो। और डेली हेराल्ड, आप सोचिए इस बात को कि लंदन के किसी अखबार में चर्चा हो रही है कि भारत के जयपुर, राजस्थान राजपुताना में जयपुर रियासत के सीकर ठिकाने में एक किसान आंदोलन चल रहा है। शेखावटी वाले इस चक्कर में मजे ले गए, लहरिया लूट गए कि बाकियों के जैसे कानपुर और प्रयाग में अखबारों में खबरें छप रही थी। शेखावटी उनका दिल मांगे मोर, कुछ बड़ा किया जाना चाहिए और खबरें छपे तो फिर लंदन में छपे, क्योंकि कानपुर प्रयाग में तो कोई छपवा ले, ये तो बिजोलिया बेगू वाले ही छपवा रहे हैं, अपने लंदन से छपवाएंगे। तो अखबार कौन सा था? डेली हेराल्ड। अब लंदन के अखबार में खबर छपेगी तो लंदन वाले तो पढ़ेंगे। और वहां लंदन में एक नेता था पैट्रिक लॉरेंस, विपक्ष का नेता था, अपोजिशन का नेता था। अपोजिशन का काम क्या होता है? सरकार की धज्जियां उड़ानी। और उस बंदे का मौका मिला गया, अच्छा अंग्रेजों की भारत में सरकार, उन अंग्रेजों की जयपुर की रियासत के साथ संधि, उस जयपुर रियासत में आए सिक्कर और सिक्कर में किसानों का आंदोलन चले, तो क्या अंग्रेजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या अंग्रेजों का दायित्व नहीं बनता? और उसने भाई साहब अपनी संसद में धज्जियां उड़ा के रख दी पैट्रिक लॉरेंस ने। ये क्या तरीका है? ध्यान दीजिए वहां पर। आप जब दिलीप सर से पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि भारत की संसद, अंग्रेजी में कहे तो पार्लियामेंट, उसके दो भाग होते हैं। एक को हम बोलते हैं राज्यसभा, एक को हम बोलते हैं लोकसभा। हम पढ़ते हैं कि ये पूरा सिस्टम हमने तो ब्रिटेन से उठाया है, कॉपी पेस्ट मारा है उधर से पूरा का पूरा सिस्टम हमने। कारण भी है, लंबे समय तक जब उनके नजदीक रहे तो उनकी व्यवस्था हम सीख चुके थे। इंग्लैंड में इसी संसद को हम बोल देते हैं पार्लियामेंट। दो हाउस होते हैं वहां पर, एक को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। एक लॉर्ड लोगों का और एक कॉमन लोगों का। पैट्रिक लॉरेंस ये जब चीख रहा था तो ये सब वो बातें हाउस ऑफ कॉमन्स में कर रहा था। बड़ी जोरदार बात, लंदन हिल रहा है यार बैठ के, पैट्रिक लॉरेंस वहां पर सरकार को हिला रहा है, अपोजिशन का लीडर है, हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा कर रहा है। अब कोई सिंपल सा पूछ ले, राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन की चर्चा है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? आपको शेखावटी। कौन से अखबार में छपी थी? डेली हेराल्ड। किसने वहां पर उठाया था मैटर? पैट्रिक लॉरेंस। सारी की सारी बात। तो ये याद रखना। नेता कौन है 1922 में शुरू करने के लिए? रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे, तरुण राजस्थान के एडिटर, संपादक का मतलब एडिटर होता है, एडिटर थे। और इन्होंने प्रचार प्रसार कैंपेनिंग की, आंदोलन की। रामनारायण जी को और तरुण राजस्थान दोनों को बैन कर दिया गया, तो डेली हेराल्ड में खबरें छपवा दी लंदन में। इस वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हो गई। वहां पर डिस्कस करने वाले कौन थे? वहां पर पैट्रिक लॉरेंस था इसको डिस्कस करने वाला। आगे बढ़ते। अब जब रामनारायण जी को कह दिया भाई आप तो इधर नेतागिरी नहीं कर सकते, फिर एक नेता भरतपुर से आया। और भरतपुर से जो नेता आए थे वो थे ठाकुर देशराज। ये याद रखना भाई। मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, शेखावटी किसान आंदोलन के निम्न नेताओं में से कौन सा नेता भरतपुर से संबंधित था?
इसलिए मैंने बताया देखो इनका जिला अलग से कि भरतपुर के हुआ करते थे, तो ठाकुर देशराज ने कहा वे अपने चलते हैं, मैं जाके आपके आंदोलन करता हूं। हमने पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन, बेसिकली ज्यादातर धाकड़ किसान, बेगू में धाकड़ किसान, खालसा वाले में जाट किसान, बूंदी वाले में गुर्जर किसान, नीमुचना वाले में राजपूत किसान। हम इसकी बात कर ले, यहां पर ज्यादातर जाट किसान थे शेखावटी वाले इलाके के अंदर। हमने हर जगह संगठन पढ़े हैं, देख लो, कहीं पर ऊपर माल पंच बोर्ड बन रहा है, कहीं पर डाबी किसान पंचायत बन रही थी, राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा तो सब के अंदर टांगे लगाए बैठे ही हैं। हमने अलवर वाले में भी पढ़ा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उनको सपोर्ट कर रही थी, इधर इनको भी अखिल भारतीय जाट महासभा जो थी वो सपोर्ट कर रही थी। जाट किसान थे ज्यादा, वहां नेताओं से मिले, उन्होंने कहा भाई समर्थन, लड़ना तो खुद को पड़ेगा, मरिया बिना तो स्वर्ग है नहीं, पर मोरल सपोर्ट हमारा पूरा है, तुम संघर्ष करो। तो इनका ठीक है। ठाकुर देशराज जी यहाँ आए, इन्होंने एक संगठन बना लिया, राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा या जाट क्षत्रिय महासभा ही कह दो बोले इसको, मतलब अखिल भारतीय जाट महासभा जो थी उसकी एक राजस्थान की यूनिट बना लिया था भाई। एक कांग्रेस पूरे भारत की, एक कांग्रेस अपने राजस्थान की। भारत वाली कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, तो हम कहेंगे भाई सोनिया गांधी। राजस्थान वाली कौन, तो हम कहेंगे सब ठाकरे जी। तो इस प्रकार से उन्होंने एक राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा 1931 के अंदर यहां पर बना लिया। संयोग ये बेटा लिखा हुआ नहीं है, सुन लो, 1932 में अपने झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ। अब भले उसमें अपने आंदोलन की बातें हुई नहीं हुई, झुंझुनू में हुआ तो स्वभावतः बात हुई होगी, पर इससे किसानों में एक जागृति आई, लोग मिले, जुड़े, वहां पर बड़े नेताओं की बातें सुनी, तो उनको लगा यार अपने को भी ऐसा सम्मेलन करना चाहिए, अपने को भी अधिवेशन बुलाना चाहिए, और अधिवेशन बुला के ये सब बातें की जानी चाहिए। तो 1933 के अंदर सिक्कर के अंदर एक गांव पड़ता है पलथाना, उस पलथाना गांव के अंदर जाट क्षत्रिय महासभा जो बनी थी, इसका अधिवेशन बुलाया गया, इसका सम्मेलन बुलाया गया था। दोनों बातें याद रखना। मुझे याद है एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाट क्षत्रिय महासभा का गठन कब किया गया था? 1931 में किया गया था। उसका अधिवेशन कहां बुलाया गया? तो उसका अधिवेशन पलथाना सिक्कर के अंदर एक गांव पड़ता है, वहां बुलाया गया था, अधिवेशन बुलाया गया। प्लीज यहां पर भी मुझे पता है कईयों के दिमाग में उठेगा कि सर ये जहां तक मुझे याद है पलसाना है, आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, तब आप वापस याद करना कि नहीं ये पलथाना ही है, दो अलग अलग गांव, और ये मीटिंग पलथाना में हुई थी। सन याद रखना, पिछली बार जब 31 पूछा है कि जाट क्षत्रिय महासभा कब बनी थी 31 में, तो कोई ये भी पूछ सकता है, कोई 33 भी पूछ सकता है। अब संगठन वगैरह बनने शुरू हुए तो कहा कि भाई क्या किया जाए, किस प्रकार किसानों को एकजुट किया जाए, किस प्रकार किसानों को इकट्ठा किया जाए, ये जो आंदोलन की बातें हैं ये पब्लिक में कैसे पहुंचे, जनता में जन जागृति, अवेकनिंग, अवेयरनेस कैसे आए, कैसे लोग इकट्ठे हो। तो यार अपने एक काम करते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि एक यज्ञ करवाते हैं और उस यज्ञ के माध्यम से इकट्ठे होते हैं। यज्ञ का नाम लेंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लोग आ जाएंगे, और उसमें अपने ये बात कर लेंगे। मैंने बताया था उस समय जो नेता हुआ करते थे वो त्योहारों का, मेलों का, महापुरुषों की जयंतियों का, इनका पूरा फायदा उठाया करते थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। कहते भाई वो मेला है उसमें लोग आएंगे, वहां पर अपने चल लेंगे। अब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि तिलक ने बाकायदा 2 जयंतियां मनानी शुरू की, गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की। लोग इकट्ठे हो तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दूं, जयंती गणेश जी की, भाषण अंग्रेजों के खिलाफ है। तो ठाकुर देशराज जी ने इधर कहा कि साहब लोगों को इकट्ठा करने का तरीका एक है, सम्मेलन तो बुला लिया, सम्मेलन में तो बड़े बड़े से लोग इकट्ठे हो गए, आम पब्लिक, वो हाशिए पे खड़ा किसान जो वाकई प्रभावित हो रहा है इन सब चीजों से, वो कैसे जुड़े, उससे उस तक ये बात कैसे पहुंचे कि उसका शोषण हो रहा है, कईयों को तो पता ही नहीं कि ये शोषण है, वो जोड़ा जाए अपने से, फिर आंदोलन आगे बढ़ाया जाए। तो खैर ये बात भी सही है। तो एक यज्ञ करते हैं, बसंत पंचमी के दिन एक यज्ञ किया जाए, और सिक्कर के अंदर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जाट प्रजापति महायज्ञ बुलाया गया, 20 जनवरी 1934 बसंत पंचमी के दिन किया गया था। देखो आप किस प्रकार से, कोई पूछ सकता है कि कौन से किसान आंदोलन के दौरान बसंत पंचमी के यज्ञ का आयोजन किया गया था ताकि किसानों में जन जागृति लाई जा सके, किसानों को इकट्ठा किया जा सके। तो शेखावटी किसान आंदोलन का दो या सिक्कर किसान आंदोलन का दो, 20 जनवरी 1934 को। दिमाग कौन लगा रहा है, ऑर्गेनाइजर कौन है इसका?
ठाकुर देशराज भरतपुर वाले, यज्ञ जानते ही हैं आप, यज्ञ तो देखा ही होगा। यज्ञ में कोई पंडित जी होते हैं जो बार बार बोलते हैं स्वाहा, तो स्वाहा बोलने वाले जो पंडित जी, पुरोहित जी कहते हैं अपने। अंग्रेजी वाले को तो पृष्ठ कह दो, अंग्रेजी में पुरोहित लिख दो तो भी कोई हानि नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। उनका नाम था खेमराज जी। खेमराज जी का, खेमराज जी आपको ये आहुतियां देनी, आपको स्वाहा बोलना है। अब आपने देखा होगा कि यज्ञ जब होता है तो यज्ञ के अंदर एक तो पंडित जी होते हैं, एक पास में पंडित जी और बिठाते हैं बंदा, और उसको बाद में कहते रहते हैं हाथ खोलिए, चावल के दाने हाथ में लीजिए, अब इनको आहुति दीजिए, 3 बार स्वाहा बोलिए, अब ये मौली बंधवाइए, अब ये कीजिए, अब पानी की छिंटे मारिए। अपने गांव में उस शब्द को हमेशा बोलते रहते हैं कि जजमान है, ये तो पंडित जी का जजमान है। पंडित जी जिनके यज्ञ करने जाते हैं वो जजमान है, वास्तव में जजमान नहीं है, ये यज्ञमान है। यज्ञ में कौन बैठेगा वो यज्ञमान है। मुझे और लगता है कि यार ये कभी यज्ञ मैन रहा होगा, यज्ञ का मैन कौन है, वो बंदा कौन है, वो पुरुष कौन है। और मैन से धीरे धीरे अपने वालों ने यज्ञमान बना दिया होगा, यज्ञमान से जजमान हो गया। मेन वाला तो मैंने जोड़ लिया, नहीं रहा होगा, यज्ञमान ही रहा होगा, पर यज्ञमान से हमने जजमान जरूर बनाया है इसका। तो जो मुख्य यज्ञमान थे इसके, उनका नाम था कुंवर हुक्म सिंह। कुंवर हुक्म सिंह जी को कहा भाई आप पंडित जी के साथ बैठो। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के अवसर पर ठाकुर देशराज आयोजित करवा रहे। खेमराज जी इसके पृष्ठ हैं, पुरोहित जी है, कुंवर हुक्म सिंह जी इसका आहुतियां दे रहे हैं, साथ में यज्ञमान है। यज्ञ किया, खूब सारे किसान इकट्ठे हुए, किसानों के अंदर जागृति भी आई। नाम यज्ञ का होता था, बातें तो पंचायती होती थी वहां पर पूरी। यज्ञ खत्म होने के बाद कहा गया कि जो कुंवर हुक्म सिंह जी है इनको कल हाथी पे बिठा के पूरे सिक्कर में चक्कर लगवाया जाएगा। यज्ञमान है, ताकि सिक्कर में जो यज्ञ में नहीं आए उनको भी पता चले जब कल यज्ञ हुआ इसलिए हाथी घूम रहा है, और ये यज्ञमान है जो हाथी पर विराजमान है। सामंत को पता चला, सामंत ने कहा कि ना, हाथी पे बैठने का अधिकार मेरे पास है, बाकी वाले ऐसे आप हाथी पे नहीं बैठ सकते भाई साहब। किसानों ने कहा कोई नहीं, हमारे पास हाथी है, हम बैठ जाएंगे, देखते हैं कल क्या करोगे। ऐसा यूं कहा जाता है कि सामंत के आदमियों ने वो हाथी चुरा लिया, राजा के पास पहुंचे, जयपुर के राजा को शिकायत की साहब ये क्या तरीका है। जयपुर के राजा ने सामंत को कहा भाई क्या है देखो यार। उसने कहा मुझे तो पता नहीं, कोई बंदे नीचे वाले करिए आए तो क्या पता ऐसा कोई कांड हो गया हो। सामंत ने किसानों से बात की तो उसने कहा नहीं ये तो कोई बात नहीं, हाथी वाती लेने वाली तो बात ही नहीं है, निकालो आराम से सवारी निकालो। आप तो यज्ञ सनातन संस्कृति का मुख्य पवित्र कार्य है, यज्ञ मान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये तुम्हारा हाथी भी ले जाओ, मैं मेरा हाथी भी दे देता हूँ, मैं खुद भी आ जाऊंगा कल। और किसानों के पास गए, किसानों से जाके मोटी मोटी बातें वगैरह उनकी मान ली। तो इसके बाद में लगभग जो बड़ी बड़ी सी चीजें थी वो 15 मार्च 1935 को मान ली गई और समझौता हो गया। इस समझौते को करवाने वाले बेसिकली 2 नेता थे, सर छोटू राम चौधरी और रतन सिंह जी। आप रतन सिंह जी का नाम याद रह नहीं रहे, सर छोटू राम चौधरी का नाम याद रखना। मैं और चाहूंगा कि आप गूगल करें कि सर छोटू राम चौधरी कौन थे। हालांकि मैं यहां पर वो सारी बातें बता सकता हूं कि उन्होंने क्या क्या किया था, पर थोड़ा तो आप कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए कौन बंदा था, आपको खूब सारी बातें इनके बारे में पता चलेगी, सर छोटू राम चौधरी के बारे में। इनके प्रयासों से आके समझौता कर लिया गया। 1935 याद रख लेना, 1935 में समझौता हो गया। हालांकि सारी बातें तो मानी नहीं जा सकती ना, थोड़ी बहुत तो कुछ रह ही गई होगी। इतने में मैं अगली क्लास जो किसान आंदोलनों के बाद में हम किसान आंदोलन, फिर जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, फिर अपने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। प्रजा से समझते हो जनता, जनता के जो आंदोलन थे। किसान आंदोलन क्यों, किसानों की समस्याओं के कारण। जनजातियों का आंदोलन क्यों, जनजातियों की समस्या के कारण। और किसान आंदोलन सॉरी प्रजामंडल का तो मतलब यह है कि शासन प्रजा के हाथ में दे दो, शासन जनता के हाथ में दे दो। इसलिए जो जनता ने आंदोलन किए थे वो प्रजामंडल आंदोलन। अपने 1931 में ही आपके जयपुर के अंदर प्रजामंडल बन गया था। सबसे पहले जयपुर वालों ने सबसे जल्दी 1931 में प्रजामंडल बना लिया था। आगे मैं और पढ़ाऊंगा ये बात।
पर 1938 में उसको थोड़ी रफ्तार मिलती है, जब 1938 में उसके एक अध्यक्ष बनते हैं जमनालाल बजाज। फिर शेखावटी की एक और बाणी है, 1938 में जब बजाज जी अध्यक्ष बने तो थोड़ा यूं जोश आया, और जोश आया तो प्रजामंडल ने वापस कहा कि किसानों को जो तुम्हारे रईस ही मांगे नहीं है ना, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे, हमारा मॉरल सपोर्ट है, तुम तो लड़ो। तो प्रजामंडल ने भी अपना नैतिक समर्थन दे दिया था। तो कभी वापस पूछेगी जयपुर प्रजामंडल ने कौन से किसान आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दे दिया था, तो शेखावटी किसान आंदोलन। फाइनली किसानों की समस्या हल तो जाके 47 में हुई थी, जब 47 के अंदर बाकायदा जयपुर के अंदर उत्तरदायी सरकार बना दी गई थी, जनता को शासन सौंप दिया गया था, और हीरालाल शास्त्री को तो बना दिया था मुख्यमंत्री बना दिया गया था, और टीकाराम पालीवाल को राजस्व मंत्री बना दिया गया था। और वो जब जयपुर वाली सरकार बनी तो उस जयपुर वाली सरकार ने बाद में किसानों की बातें मान ली, हिसाब हो जाएगा। तो हालांकि 35 में हो गया था समझौता, टूटी फूटी बचत इधर उधर की थी, उसके लिए 2-3 फैक्ट और याद रख लेना। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, क्योंकि प्रजामंडल पढ़ेंगे तब इसको इतने विस्तार से और पढ़ेंगे कि वहां आपकी चीजें याद हो ही जाएगी, तो वो याद दिमाग में रख लेना। आगे पढ़ लेते हैं। नेता कौन कौन थे? अभी तक हमने जो नेता देखे, रामनारायण चौधरी है, हरि ब्रह्मचारी है, ठाकुर देसराज है, छोटूराम जी चौधरी है, ये सब बाहर ही नेता थे, बाहर से आते थे। लोकल लीडरशिप नाम की भी तो एक चीज होती है, हम लोकल लीडरशिप देखते हैं। सरदार हरलाल सिंह बड़े नेता थे भाई, नाम याद रखना, सरदार हरलाल सिंह का। तो नेतराम सिंह गोरीर, मैं और चाहूंगा किनका नाम आप याद रखें, मैं और बताना चाहूंगा आपको। नेतराम सिंह गोरीर की बेटी थे कमला बेनीवाल, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। कमला बेनीवाल का यदि आपने नाम सुना हो तो इन्हीं की पुत्री, मैं क्या बोल गया पहले, शायद बेटी बोलाऊंगा, हाँ, इन्हीं की पुत्री थे, नेतराम सिंह गोरीर की बेटी थे जो कमला बेनीवाल हुआ करते थे। तो याद रखना भाई, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है वो, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम रहे हुए थे। तो नेतराम सिंह गोरीर इसलिए भी याद हो जाना चाहिए आपके। पन्ने सिंह जी, मास्टर चंद्रभान सिंह, नाम याद रहे थोड़े। तारकेश्वर शर्मा, और तारकेश्वर जी को इसलिए याद रखोगे, इनके 2 अखबार है, एक तो ग्राम नाम का अखबार, गाँव में है तो ग्राम, हाथ से लिख लिख के डोकरा अखबार निकाला करता था। एक अखबार और निकाला था गणेश, ये इनका आगरा से पब्लिश होता था, और इसमें तो ठाकुर देसराज जी भी साथ में थे, ठाकुर देसराज जी के साथ में मिलकर ये अखबार निकाला था। एक बंदे नरोत्तम लाल जोशी, मैं फिर चाहूंगा कि इनका नाम आप और याद रखो। मैं जिस जकात करके आपको बता रहा था उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था, इसलिए आंदोलन का नाम है शेखावटी जकात आंदोलन। नरोत्तम लाल जोशी के नेतृत्व में शेखावटी जकात आंदोलन चलाया गया था। मैं पॉलिटी की बात आपको बता दूं कि अपने राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो नरोत्तम लाल जोशी वैसे भी याद रखे जाने चाहिए कि कालांतर में बंदा राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष बना है, शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शेखावटी जकात आंदोलन वाला, इसलिए याद कर लेना भाई। तो हरलाल सिंह जी बता दिए मैंने आपको, नेतराम सिंह गोरीर कमला बेनीवाल की वजह से आप याद रखें। कमला बेनीवाल बाद में अपने राज्यपाल बने थे कई राज्यों के, नॉर्थ ईस्ट वालों के रहे थे, उनके नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे, पर अपने गुजरात के थे, लंबे टाइम तक गुजरात के राज्यपाल रहे थे, तो अपने पड़ोसी राज्य के अंदर रहे, तो ये मुझे खूब याद है। कांग्रेस के बड़े नेता रहे। मैं तो और हमेशा सुनता हूँ कि वे भले, बहुत भली महिला, बुजुर्ग थे एकदम, और नरेंद्र मोदी भी खूब सम्मान किया करते थे उस टाइम जब गुजरात के राज्यपाल थे कि भाई इतने सीनियर लीडर हैं। तो इनके बेटे चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से। मैंने ऐसा खूब सारे लोगों से सुना है कि नरेंद्र मोदी कभी उनके खिलाफ प्रचार नहीं करते, कि बीजेपी पूरी जगह और बाकी कहीं भी उतार दे पर उनके खिलाफ प्रचार नहीं भाई, उनके प्रति मेरा सम्मान है अपने आप में, उनके परिवार के खिलाफ तो मैं प्रचार करने नहीं जाऊं। तो राजनीति जो दिखती है वैसी है नहीं, कई झोल हैं उसके अंदर, तो ये नाम याद रखना भाई। एक ये और छोटी सी अलग सी बात आ गई, मैं लेके आ गया यहाँ पे कि क्या है कि शेखावाटी में, अब जब कोई इधर बुक्स वगैरह पढ़ते हैं इधर उधर, या क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं तो लेके आ गया कि शेखावाटी में जन जागृति शुरू करने वाली सबसे पहले कोई संगठन बना था। किसान आंदोलन से लेना देना नहीं, किसान आंदोलन बाद में शुरू हुआ, पर हम कहते हैं इससे पहले भी किसी ने थोड़ा बहुत माहौल तो तैयार किया होगा यार, कि सामंतों के द्वारा शोषण किया जा रहा है या जनता जागरूक नहीं है तो जागरूक की जाए, अवेकनिंग लाई जाए। वो जो संगठन था उसका नाम था अमर सेवा समिति।
1918 में चिड़ावा, झुंझुनू के अंदर एक जगह पड़ती है चिड़ावा, जहां की या तो ख्याल फेमस है या जहां के पेड़े फेमस है। वहां के एक संगठन का नाम याद रखना, अमर सेवा समिति, और इसको बनाने वाले का नाम याद रखना, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। क्योंकि मुझे एक बार याद है कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। अब पढ़ावा ही नहीं यार इधर उधर, पर वो ऑप्शन देख कर यूं लग रहा था यार बाकी ऑप्शन वालों को तो नहीं कहते होंगे, ये तो वहां का था वहां का था, फिर ये बच रहे थे, तो वैसे आंसर जरूर निकल रहा था, पर तब तक अपना तो नहीं पढ़ा हुआ था भाई, सही बात है। तो प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इन्होंने वो अमर सेवा समिति बनाई थी, और इस अमर सेवा समिति के तहत दो काम किए गए थे। एक तो अकाल राहत कार्य। अब देखो हम ऊपर बात ही कर रहे हैं कि अकाल के टाइम में भी टैक्स में छूट नहीं दी गई, इसका मतलब 1922 के आसपास में अकाल पड़ा होगा, और राजस्थान में अकाल पड़ते ही रहते थे अपने। तो कहते हैं एक तो ये अकाल राहत कार्य, फेमाइन रिलीफ वर्क्स जो होते थे वो चलाया करती थी, और दूसरा सामंती शोषण के खिलाफ, जो फ्यूडल्स द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। सामंती शोषण के खिलाफ जागृति लाने का काम किया था। और इस संगठन 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, उसके अंदर भाग लिया था। तो ये संगठन गांधी जी के 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लेता है। दोनों तीनों चीजें याद रखना भाई। तो मगर यार इस बहाने ये संगठन पढ़ा देंगे, वरना ये होगा नहीं। शेखावटी का है तो शेखावटी में काम आ जाएगा। अमर सेवा समिति है, 1918 में बनी है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने बनाई है। इनको चिड़ावा का गांधी कहते हैं। बेसिकली दो बड़े काम किए, फेमाइन रिलीफ वर्क्स और फ्यूडल्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, वॉइस रेज की उसके खिलाफ। और 1920 का जो गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसके अंदर भी संगठन ने भाग लिया था। और इसी संगठन ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था 1918 के बाद में लगातार। यही कारण है कि 1922 के अंदर किसान संगठित होते हैं और किसान आंदोलन कर देते हैं। तो अपने वहां से जोड़ लेना। शेखावटी किसान आंदोलन वैसे तो देखो छोटा सा है, मोटी मोटी सी बात है, कोई ज्यादा है नहीं, पर मुझे लगता है कि शेखावटी किसान आंदोलन को इसकी बाकी बातों की अपेक्षा, इसके कारणों की अपेक्षा, इसके नेताओं की अपेक्षा, इसके कुछ घटनाओं के लिए याद किया जाना चाहिए। वाकई थोड़ी अलग सी घटनाएं हैं जिन्होंने उस समय का जो भी समाज था उस पर एक अलग प्रभाव डाला है, और मुझे लगता है वो आज भी प्रेरित करने वाली सी घटना है। जैसे एक घटना है कटराथल सम्मेलन। सिक्कर का एक गांव पड़ता है कटराथल, वहां पर एक सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नाम के गांव में एक सम्मेलन होता है, महिलाओं का एक सम्मेलन है, विमेंस कॉन्फ्रेंस है। महिला सम्मेलन है। अच्छा, क्यों किया महिलाओं ने सम्मेलन? महिलाओं को सम्मेलन करने की कहां आ पड़ी? तो हम कहते हैं कि इसके पास में कोई एक जगह पड़ती थी सीहोट, उस सीहोट का सामंत था कोई मान सिंह, और उसने एक गांव में, जिस गांव का नाम था सोतिया का बास, उस गांव में महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इस दुर्व्यवहार के खिलाफ, इस मिसबिहेव के खिलाफ महिलाएं कटराथल में इकट्ठी हुई। वापस समझना, सीहोट के सामंत मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई। इसलिए कटराथल के अंदर 25 अप्रैल 1934 को महिलाएं इकट्ठी होती, एक सम्मेलन बुलाती। कहते हैं कि 10,000 महिलाएं थी। दस 10,000 महिलाएं 1934 में एक मीटिंग कर रही है, एक सम्मेलन कर रही है। इसको केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, इस बात को आप इसको यूं समझिए कि वह समय, आजादी से पहले का वह समय, जब तक हम मध्यकालीन रूढ़ियों में ही जीवित थे, मिडिवल कस्टम्स को ही फॉलो कर रहे थे, महिलाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति कोई जागृति समाज में विशेष तौर पर नहीं आई थी। उस समय 10,000 महिलाओं का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। मैं फिर कहूं कि यार हिस्ट्री थोड़ा एग्जेजरेट करके लिख देती होगी कि महिलाएं थोड़ी इकट्ठी हुई होगी, थोड़ा यूं माहौल बनाने के लिए 10,000 महिलाओं का, आधी पे ले आता हूं, मैं कहता हूं 5,000 इकट्ठी हुई, तो भी 1934 में तो बहुत बड़ी बात है।
जब महिलाएं पर्दे के अंदर थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं अधिकारों के प्रति जागृत नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, संचार माध्यम अखबार वगैरह जो है वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे। उस समय इतनी सारी महिलाओं का अपने खुद के अधिकारों के लिए बाहर निकल के आना बहुत बड़ी बात है। आज जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, मीडियाबाजी बहुत ज्यादा है, जयपुर में किसी नेता की रैली हो, नरेंद्र मोदी की रैली है, राहुल गांधी की रैली है, किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता की बड़े की रैली है, अमरूदों के बाग में 50,000 लोग इकट्ठे हुए या किसी और जगह 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, मैं अब भी कहता हूं कि उनमें 10,000 महिलाएं नहीं होती है। उस समय यदि महिलाएं घर से बाहर निकल के आ गई थी तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं और कहूं, खूब लंबे समय तक पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो होते हैं उनके लिए आवाज उठाने वाले पुरुष रहे हैं। कारण कि पुरुष पढ़ा लिखा था, महिला की अपेक्षा उसको कुछ अधिक अधिकार थे, सोचने समझने की क्षमताएं उसकी अधिक विकसित हो रही थी पढ़ाई की वजह से, वो ऐसा कर सकता था इसलिए उसने किए हैं। पर हम जब ये कहते हैं कि किसी भी ग्रुप का भला तभी हो सकता है जब उस ग्रुप के खुद के अंदर से लोग बाहर निकल कर आए, लोग आवाज उठाएं, तब जाके उस ग्रुप का भला होता है, वरना उस ग्रुप का भला नहीं हो सकता। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल कटरा थल सम्मेलन है कि शोषण महिलाओं का हुआ है ना तो हम करेंगे सभा, वरना आज दिन तक भी अपने ग्रुप कोई हो, नेतागिरी कोई दूसरे ही करते हैं। अशिक्षित समाज में तो वैसे भी और हो जाए कि महिलाओं का हो तो लोग कहेगा जब बदतमीजी तुम्हारे साथ हुई है, पुरुष अपने अहम पर ले, अपने ईगो पर ले, और पुरुष कहे हम बताएंगे, हम करेंगे मीटिंग। महिलाओं ने कहा कि नहीं, हमारी कोई फीलिंग ही नहीं है, मर जाएं अब, हम नहीं कर सकती, हम करेंगे खुद। इकट्ठी हुई भाई महिला। इसलिए मुझे कटरा थल सम्मेलन बड़ा यूं शानदार लगता है यार, खुद के अधिकारों के लिए खुद बाहर निकल के आई। वरना कभी वो एक फोटो जो वायरल रहती है कि पाकिस्तान महिला आयोग एक मीटिंग ले रहा है, वो महिला आयोग के सदस्य हैं कि महिलाओं के खिलाफ नीतियां क्या होगी ये पुरुष तय करते हैं। यहां जब महिलाएं खुद के अधिकारों के लिए खुद जागृत है तो कटरा थल सम्मेलन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होकर भी देखा जाना चाहिए। अध्यक्ष कौन? तो किशोरी देवी। मुख्य वक्ता चीफ स्पीकर कौन? तो उत्तमा देवी। याद रहे, अध्यक्ष कौन? तो किशोरी देवी। चीफ स्पीकर कौन इसकी? तो उत्तमा देवी। जब भी इंटरव्यू वगैरह में लड़कियों से भी जब पूछ लिया जाए कि आपके आइडियल विमन कौन है, आदर्श महिला किसे मानती है, पहली बात तो जल्दी से किसी के दिमाग में नहीं आता। किसे बताऊं? मम्मी। मम्मी आदर्श लगती है। एग्जामिनर कहता मम्मी सबको ही लगती है। और बताओ? याद नहीं। अगली बार इंटरव्यू में याद भी करके आती है, उसके नाम होते इंदिरा गांधी, एनी बिसेंट, कोई हिस्टोरिकल पुराने कोई हिस्ट्री से कोई रजिया सुल्तान, रानी दिद्दा, दुर्गावती। मुझे लगता है यार उस समय हमारे दिमाग में पन्ना दहाय, अमृता देवी बिश्नोई, किशोरी देवी और उत्तमा देवी क्यों नहीं आती? 1934 में 10,000 लोग, 10,000 महिलाओं को एक महिला संबोधित कर रही है, उनके अधिकारों के खिलाफ जागृत कर रही है, उनका नेतृत्व कर रही है, क्या उसे आदर्श नहीं माना जाना चाहिए? उसकी चीफ स्पीकर भी एक महिला है।
पर मुझे और तब बड़ी जोरदार सी बात लगती है कि जब किताबों वाले लिखते हैं, जब वो किशोरी देवी लिखते हैं, हालांकि मेरा बताने का मन नहीं करता कि मैं इनके बारे में वो बात भी बताऊं, पर चूंकि किताबों में लिखी हुई है, हमारी सोच को दर्शाती है। जब किशोरी देवी लिखा जाता है, कहानी इतनी है, इतनी ही बताई जानी चाहिए। कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934, सीहोट के सामंत मानसिंह द्वारा सोतिया का बास गांव में महिलाओं से दुर्व्यवहार के खिलाफ 10,000 महिला इकट्ठी हुई, जिनके अध्यक्ष या अध्यक्षा किशोरी देवी और चीफ स्पीकर उत्तमा देवी थे। इतनी ही बात बताई जानी चाहिए। पर अपनी बुक्स, अपने नोट्स, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो लिखते हैं कि किशोरी देवी, आगे लिखा होता है सरदार हरलाल सिंह की धर्म पत्नी। सरदार हरलाल सिंह की धर्मपत्नी। उत्तमा देवी के बारे में आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं वाइफ ऑफ ठाकुर देसराज। मैं कहता हूं निसंदेह दो बहुत बड़े नेता थे। सरदार हरलाल सिंह जी का नाम हमने नेताओं की श्रेणी में सबसे पहले पे लिखा है। ठाकुर देसराज, पूरे इसके अंदर ठाकुर देसराज छाए हुए हैं, अलग से सबसे बड़े अक्षरों में हमने उनका नाम लिखा है। उनके योगदान को कतई कम नहीं किया जा सकता। पर यह बताना अधिक आवश्यक है क्या? मतलब इन महिलाओं का कोई भी योगदान या इन महिलाओं की कोई भी योग्यता क्या उस नाम से पहचानी जानी चाहिए क्या? निसंदेह नहीं। और फिर यदि कोई कहे कि नहीं सर, अब पत्नी थी किसी की, ये तो बता ही देना चाहिए, तो हमने ठाकुर देसराज में तो नहीं बताया कि उत्तमा देवी के पति थे, सरदार हरलाल सिंह में तो नहीं बताया कि किशोरी देवी के पति थे। आज जब हम इस वर्तमान के दौर में खड़े होके जब सो कॉल इंटेलेक्चुअल टाइप के भाषण देते हैं कि मैन एंड विमेन तो अलग अलग पर्सनालिटीज होती है, तब मुझे लगता है कि यार हम पढ़ते समय, हम लिखते समय इन बातों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? ये चीजें दिमाग में क्यों नहीं आती? मैं आपसे कहूं कि अपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। किशोरी देवी और उत्तमा देवी अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व है, परफेक्ट पर्सनालिटी है। अन्य किसी रिश्तेदारी की यहां आवश्यकता नहीं है। तो एक महिलाओं का सम्मेलन है, उसको महिलाएं आयोजित कर रही है, महिलाएं अपने आप में जागृति ला रही है। इसलिए प्लीज इन बातों को सुनना, आप ढंग से समझना। ऐसे एक और सिक्कर में एक गांव पड़ता है कूदन। एक अन्य घटना की हम बात करें, कूदन नाम का गांव था और उस कूदन गांव के अंदर एक मैसेकर, एक हत्याकांड। सन यदि आप देखेंगे तो देखिए, कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934, ठीक एक साल बाद 25 अप्रैल 1935, रेवेन्यू अधिकारी जो था वो टैक्स लेने के लिए गया। हालांकि मार्च 1935 में किसानों के साथ समझौता हो जाता है, पर अभी भी जो इंक्रीजिंग रेट्स थी, जो बढ़ी हुई दर थी, उनसे टैक्स लिया जा रहा था। रेवेन्यू अधिकारी ने कहा भाई टैक्स देना पड़ेगा। किसानों ने मना किया, ऐसे कैसे टैक्स दे सकते हैं, ये बढ़ी हुई दरों से नहीं देंगे। खींचतान हुई उनके बीच में। गांव के अंदर एक डोकरी थे, एक बुढ़ी महिला थे, धापी देवी, दादी थे, धापी दादी। और धापी दादी ने किसानों का छोरो टैक्स मत देना रे। किस बात के टैक्स? बढ़ी हुई दरों से आज टैक्स देन कल टैक्स। दादी ने बात की, लोग आप तो भाई धापी दादी ने कर दी तो टैक्स आज देने कल देने। इस बात पे जो अधिकारी गया हुआ था, कैप्टन वेब, एक इंग्लिश अधिकारी हुआ करता था, कैप्टन वेब को गुस्सा आता है और कैप्टन वेब वहां पे फायरिंग कर देता है। और कैप्टन वेब की इस फायरिंग के अंदर कई किसान शहीद हो गए थे। चेतराम जी, टिक्कूराम जी, तुलसाराम जी और आसाराम जी, ये किसान शहीद हो गए थे। कैप्टन वेब द्वारा वहां पर फायरिंग करवाई गई थी। ये मामला बड़ा गंभीर उठा और इसकी चर्चा भी हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी। कोई पूछे कि कौन से हत्याकांड की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी?
वैसे तो पूरा शेखावटी किसान आंदोलन ही वहां पर डिस्कस किया गया था, लेकिन ये कैप्टन वेब द्वारा जो कुदन हत्याकांड किया गया था, इसकी चर्चाएं भी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर हुई थी। तो ये याद रखना, किसानों के नाम याद रखना, चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम और आसाराम, ये इसके अंदर कुदन हत्याकांड में शहीद हुए थे। उसके 1 साल बाद का हत्याकांड है। एक ऐसी घटना और जयसिंहपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा घटना है, समझने वाली थोड़ी सी नॉर्मल सी बात है, जो वास्तव में काम की बात है, उस पर ध्यान देने की बात है। झुंझुनू में जगह पड़ती है, वो दोनों सिक्कर में थी। ढूंढलोद जो ठिकाना बताया था पंचपानों में, वहां का सामंत था कोई, और सामंत का भाई था ईश्वर सिंह। उस ईश्वर सिंह ने यहां पर किसानों पर फायरिंग कर दी थी। और बातें याद नहीं, और बातें ज्यादा कोई किताबों में लिखी भी नहीं है। याद करने वाली बात जो एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी कि ये प्रथम किसान हत्याकांड था जिसके हत्यारों को सजा हुई थी, जिसके जो मर्डरर्स थे उनको पनिश किया गया था। इससे पहले वाले तो किसी किसान हत्याकांड में हत्यारों को सजा भी नहीं मिल पाई थी, इसके अंदर उनको सजा मिली। ये एक ऐसा किसान हत्याकांड है जिसमें हत्यारों को सजा संभव हो पाई थी। हत्यारों को सजा मिली थी भाई। यह आपका शेखावटी किसान आंदोलन। मेंस में कोई 50 शब्दों में पूछ सकता है। ये तमाम घटनाएं जो मैंने बताई है, इनको 20-20 शब्दों में, 50-50 शब्दों के अंदर पूछा जा सकता है। वो बोले जाट प्रजापति महायज्ञ है, वो कटराथल सम्मेलन है, वो कुदन हत्याकांड है, ये सब बातें आप मेंस की तरीके से 50-50 शब्दों में लिख के देखना, कि वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो मैंने बातें बताई उन पे सोचना।